और तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर है। ये डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह वगैरह, राइट। आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आइडियल जो कैपेसिटर होता है उसमें बेसिकली दो प्लेट्स होते हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं वो ऐसी होंगी, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, राइट। ओके, तो आइडियल कैपेसिटर में हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द अदर डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। मतलब ये जो तुम्हारा D है ये प्लेट्स के लेंथ के कंपैरिजन में, प्लेट्स के विड्थ के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। ओके, दिस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, देन ओनली यू कैन टेक और यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दैट। लेकिन अगर आप एक रियल कैपेसिटर की बात करें, आपको पता है आइडियल नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। एवरीथिंग, जब हम लोग किसी चीज को आइडियल बोलते हैं तो वो उसके पीछे का हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कंपैरिजन, राइट। ठीक है, चीजों को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर की बात हो रही है जिसमें ये जो D होगा ये बहुत छोटा नहीं हो सकता। देखो आइडियल कैपेसिटर में जो D होता है ना, दिस मस्ट बी, इट टेंड्स टू 0। ये आइडियल कैपेसिटर में कि जो D होता है वो बहुत कम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली 0 बहुत छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर उसके बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, इफ देयर इज सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी एट द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स वो सीधी नहीं होंगी, दे विल बी बेंट अराउंड द प्लेट्स, ऐसे कुछ वो बेंट हुई मिलेंगी। इसको बोलते हैं एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एंड इफेक्ट, और समटाइम्स इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सीधे जाने के बजाय मुड़ गई, राइट। और इस मुड़ने को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ रही है एंड्स पे, है ना, एजेस पे, यहाँ पे, राइट, मुड़ रही है ना, उसे बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस फ्रिंजिंग की वजह से एक बहुत स्पेशल चीज होती है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। आज हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक करता हूं कि कैमरा में ये प्रॉपर फोकस हो रहा है क्या। ओके, इट्स गोइंग फाइन। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, राइट। एक दूसरी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, ये प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और ये कैपेसिटर की एक और प्लेट हो गई। ठीक है, ओके। और प्लेट का डायमेंशन आप अपनी तरफ से डाल दीजिए कि मान लीजिए जो प्लेट है, प्लेट का जो लेंथ है वो है L, और प्लेट का जो विड्थ होगा, विड्थ मतलब ये वाला किनारा, राइट। ये अगर 3D में ड्रॉ करें तो ये ऐसे होगा ना, ऐसे, और यहां पे ये ऐसे। इसको अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे होगा, राइट। तो अगर आप इसको पॉजिटिव प्लेट माने कि इस पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, राइट, है ना, और इस पे अगर आप मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे, राइट, ओके। और ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? आप अगर इस डिस्टेंस को D मान रहे हैं, ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो D है, राइट, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जैसे मैंने बताया वो कैसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 और एजेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? मुड़ जाएंगी, मुड़ेंगी, और इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको क्या बोलेंगे? फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ जाएंगी। अब अगर मैं यहां पे, एक्चुअली जो फ्रिंजिंग होती है काफी दूर तक होती है, राइट, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूं,
जैसे ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने रख दिया यहाँ पे नीचे, ये रेड कलर का बना रहा हूं मैं, तो चलो पहले ये डी को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये डी को मिटा दिया मैंने। मान लीजिए मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे ऐसे रख दिया, ओके। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक को जब आप रखोगे यहां पे, तो डाई इलेक्ट्रिक पे जब इलेक्ट्रिक, ये फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये रुको मैं इसको एक बार थोड़ा सा शेड दे दूं ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए। ओके फाइन। अब ये जो फ्रिंजिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो क्या करेंगी, इस डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करने की कोशिश करेंगी। दे विल ट्राई टू पोलराइज दिस डाई इलेक्ट्रिक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक के जो एटम्स है उनको स्ट्रेच करेंगी, और स्ट्रेच करने के कारण इस साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं, और इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे डाई इलेक्ट्रिक के। रिमेंबर दीज चार्जेस आर नॉट द फ्री चार्जेस, दे आर द चार्जेस ऑफ एटम, जो एटम के अंदर है, सिर्फ आपने उनको स्ट्रेच किया है, ये फ्री चार्जेस नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना। ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप क्यू आई बोल सकते हो, नेगेटिव क्यू आई, और इसको पॉजिटिव क्यू आई बोल सकते हो, पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज है। क्यों हुआ ये इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके डाइलेक्ट्रिक पे पड़ती हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेच द एटम ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक के एक फेज पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे फेज पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, ये नेगेटिव चार्ज को ये जो प्लेट है वो अपनी तरफ खींचेगा, राइट ना। तो ये जो आपका नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का, ये ऊपर की तरफ, रुको मैं इसको ब्लैक पेन से शो करता हूं, ब्लैक पेन, हाँ यहाँ पे ये, तो ये इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, राइट, है ना। सॉरी, इस डायरेक्शन में मैं अगर डाइस को एक बार अच्छे से बनाऊं, रुकिए, तो ये जो फोर्स लगेगा कुछ, ये ऐसे लगेगा, है ना, खींच रहा है ये, और यहां पे जो फोर्स लगेगा इस फेस पे डाइलेक्ट्रिक को ऐसे लगेगा, राइट। दिस इज द फोर्स एक्टेड ऑन positive induced charges, right, and this is a force acted on negative induced charges, right, है ना। ये फोर्स किस पे लगा, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस पे, ये फोर्स किस पे लगा, पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस पे। किसने लगाया, ये प्लेट्स ने लगाया, है ना। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट हैं, ये खींच रही है किसको, डाइलेक्ट्रिक को, राइट। तो ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये फोर्स किस पे लग रहा है, पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस पे लग रहा है। तो ये दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, ये दोनों का नेट इफेक्ट होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ सरकेगा। अगर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि अंदर का जो फेस है वो फ्रिक्शनलेस है, तो ये डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल सरकेगा, मतलब अंदर की तरफ ये जाएगा, राइट। तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट इफेक्ट होगा, राइट, जो नेट इफेक्ट होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरह से, ये डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, और इसको आप लोग बोलोगे एफ नेट, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। अब ये नेट फोर्स क्या है, ये जो एफ नेट मैंने लिखा है, ये नेट फोर्स, ये क्या है। अब देखो, इस फोर्स को आप ब्रेक करके दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हो, ये फोर्स को, राइट। एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल वाला बन जाएगा, है ना, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल वाला बन जाएगा। तो इसको आप बोलोगे एफ माइनस आई एक्स, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको आप लिख सकते हो एफ माइनस आई वाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। इस तरह से इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा एफ प्लस आई वाई, और एक बनेगा एफ माइनस प्लस आई एक्स।
अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ ये दो फोर्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस आई वाई प्लस एफ प्लस आई वाई, राइट। तो दोनों के y कंपोनेंट्स ऐड होके ये नेट फोर्स लगेगा हमारे डाइलेक्ट्रिक पर, और इसके कारण आपका डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स कहां लग रहा है, नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इसको लिख लो जल्दी। तो आप ये देख सकते हैं, राइट, मैंने 2D में फिगर बना दी है, दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बगल में नीचे जस्ट एक डाइलेक्ट्रिक रखा था। तो जो फ्रिंजिंग फील्ड्स हैं, राइट, ये जो हमारी फ्रिंजिंग फील्ड्स हैं, ये राइट ना, फ्रिंजिंग फील्ड्स, ये फ्रिंजिंग फील्ड्स क्या कर रही हैं, दे आर ट्राइंग टू पुल दिस डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, राइट। दिस फ्रिंजिंग फील्ड्स are trying to pull the dielectric material inside the capacitor plates, right। तो ये जो फ्रिंजिंग फील्ड्स हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक को खींच रही हैं। क्यों खींच रही है, मैंने बता दिया, ये फोर्स लगाती है नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस पे, ये वाला प्लेट फोर्स लगाएगा ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस पे, जिसके कारण ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ऐसे कैपेसिटर के अंदर घुसेगा ये। सो दिस फ्रिंजिंग फील्ड आर ट्राइंग टू पुल द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स। अब हमको इसी फोर्स का, ये जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, प्लेट्स लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पे, उसका मैग्नीट्यूड जानना है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना फोर्स लगेगा, हाउ टू नो कि डाइलेक्ट्रिक ने कितना फोर्स लगाया, दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। तो चलिए इसको फाइंड आउट, फिगर आउट करते हैं। तो आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रही है, दिस इज डायग्राम नंबर 1 एंड दिस इज डायग्राम नंबर 2, राइट। ये डाइलेक्ट्रिक है, राइट, ओके, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, राइट, ओके, एंड लेट बी बी द width, let B be the width of plates of capacitor, ठीक है। तो अगर L लेंथ है और B width है तो एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स क्या हो गया, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट हो गया L इंटू बी, ओके। और ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है, गैप है, इट इज स्मॉल d, ओके। अब आपको ये बात पता है, एक मिनट चेक कर लूं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके फाइन। अब ये भी डी है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि इस पे फोर्स लगेगा और ये डाइलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, राइट, है ना। फोर्स देखो इस पे ऐसे लगने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया इस डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो मान लो कि ये जो डायग्राम है ये इनिशियल वाली डायग्राम है, पहली वाली डायग्राम, और ये डायग्राम फाइनल वाली है, थोड़ी देर बाद वाली डायग्राम फाइनल वाली है, राइट। फाइनल वाली इन द सेंस, तो इसके बाद वो है, बस। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो है डाइलेक्ट्रिक इस के अंदर, ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, राइट, एक्स है। तो यहां से ये इतना कितना हो गया, दिस इज L माइनस एक्स, दिस इज L माइनस एक्स, ओके। अब
पहले ऐसे था, बाद में डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगा, डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा अंदर सरका, थोड़ा सा क्या हुआ, अंदर सरका। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कितने से अंदर सरका, मान लेते हैं dx से डाइलेक्ट्रिक अंदर सरका, राइट। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि लेट बाय dx अमाउंट द डाइलेक्ट्रिक has moved inside. ठीक है, कितने अमाउंट से, dx से, है ना, dx से डाइलेक्ट्रिक अंदर गया। तो मुझे बताओ अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो डिस्टेंस कितना था, x था, अब dx और अंदर हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा, x प्लस dx, राइट। ओके, और ये जो गैप है, ये गैप, पहले ये गैप कितना था, पहले ये गैप था L माइनस एक्स, राइट। अब dx और अंदर आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L माइनस एक्स माइनस डी एक्स, ये हो गया आपका ये डिस्टेंस, राइट। ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो सिस्टम है, हमारा मेन इंटेंशन तो हमें फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना लगने वाला है कैपेसिटर के प्लेट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये जो, अब इतने पोर्शन में तो वैक्यूम है ना, कुछ नहीं है, खाली है, ये वैक्यूम वाला पोर्शन है, और इतने पोर्शन में कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक है, यहां पे भी इतने पोर्शन में वैक्यूम है, खाली है, राइट, कुछ नहीं है, और यहां इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है। तो आप देख सकते हो ना कि ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर में वैक्यूम है और दूसरे वाले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है ना, देखिए ये कैसा है, ये ऐसे है बिल्कुल, ये ऊपर का प्लेट, ये नीचे का प्लेट, उसके बाद में ये जो इतने पोर्शन में आपका क्या है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक है, राइट, ये डाइलेक्ट्रिक वाला है ना, और इतने पोर्शन में क्या है, रिमेनिंग पोर्शन में आपका क्या है, रिमेनिंग पोर्शन में आपका है वैक्यूम है, राइट, ये क्या है, वैक्यूम है, ये वैक्यूम, और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, मान लीजिए K होगा, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि ये जो है, इसको हम लोग अब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर जो है उसमें, और एक जो दूसरा कैपेसिटर है, राइट, एक कैपेसिटर जो है उसमें वैक्यूम है, राइट, बीच में, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, एक कैपेसिटर में वैक्यूम है और जो दूसरा कैपेसिटर है उसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, और ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट, दोनों जो कैपेसिटर है वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बिल्कुल इस डायग्राम को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक वैक्यूम वाला और एक डाइलेक्ट्रिक वाला। तो यहाँ पे हम लोग वही एज्यूम करेंगे कि ये दो कैपेसिटर्स का सिस्टम है, एक में वैक्यूम है और एक में एज अ डाइलेक्ट्रिक खुद काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इसको डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो उस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट, आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर डाई इलेक्ट्रिक, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम लोग, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम का जो के होता है वो कितना होता है, 1 होता है, राइट। वैक्यूम का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है कितना होता है, 1। अगर नहीं है तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है, ए इप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अगर वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला, वैक्यूम नहीं है तो ये जनरल फॉर्मूला, आप यही ध्यान रखो, राइट, ए इप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ओके, ए इप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो यहां पे अब ये दो कैपेसिटर्स हैं, आर इन पैरेलल, तो हम लोग ऐसा मानेंगे अभी कि इट फॉर्म्स system of two capacitors are in parallel.
one contains vacuum and second contains a dielectric. Second contains a dielectric, right? तो जो C इक्विवेलेंट होगा देखो क्या होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा, है ना, पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो C1 इसके लिए वैक्यूम के लिए 1 हम लोग सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इसी मान लो इसके लिए 1 यूज कर रहे हैं और इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं 2। तो 1 के लिए क्या होगा देखो फॉर्मूला, ए एरिया क्या होगा L माइनस एक्स इंटू बी, ये एरिया हो गया, एरिया इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, जिनके बीच का जो गैपिंग डिस्टेंस है वो कितना हो गया, डी हो गया। ओके, सो दिस इज ए इंटू इप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस C2। इस कैपेसिटर के लिए क्या होगा, इस कैपेसिटर के लिए क्या होगा, एरिया x इंटू बी, एरिया हो जाएगा इस कैपेसिटर के लिए x इंटू बी। ओके, और उसके बाद इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिवाइड बाय डी। तो यहां से अगर आप इस b को और इसको कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या होगा, b इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, राइट, ब्रैकेट में क्या बचेगा L माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, b एप्सिलॉन नॉट बाय डी निकाल दिया तो बचेगा x k। ये बचा आपका, ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट, राइट। और ये इनिशियल है तो इसलिए यहाँ पे मैं I लिख देता हूं, I इनिशियल केस का कैपेसिटेंस है। अब इस केस के लिए अगर मैं डायरेक्टली निकाल दूं तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट फॉर फाइनल केस ये आएगा C1 प्लस C2। अब C1 जो है, C1 क्या होगा, L माइनस एक्स माइनस डी एक्स इंटू बी, ये हो गया एरिया इप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय डी, प्लस C2 क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, x प्लस डी एक्स, ठीक है, इंटू बी इप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय डी। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप b इप्सिलॉन नॉट बाय डी ऐसे कॉमन निकाल लें डायरेक्टली तो बचेगा L माइनस एक्स माइनस डी एक्स, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे बचेगा, आपने b इप्सिलॉन नॉट बाय डी निकाल लिया तो बचेगा x प्लस डी एक्स इंटू के, ये बचेगा, राइट। सो दिस इज योर C इक्विवेलेंट ऑफ योर फाइनल केस, राइट। ये C इक्विवेलेंट फाइनल वाला है और ये जो C इक्विवेलेंट है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इनिशियल वाला है, राइट। अब आपको जाहिर सी बातें पता होगा कि ये जो CEF है फाइनल वाले का कैपेसिटेंस इनिशियल वाले कैपेसिटेंस से जाहिर सी बातें ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ज्यादा अंदर गया है और डाइलेक्ट्रिक का काम ही यही होता है कैपेसिटेंस को बढ़ाना। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का प्रेजेंस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आप चेक कर सकते हो इसका जो ये जो C इक्विवेलेंट फाइनल कंडीशन का जो होगा वो C इक्विवेलेंट इनिशियल कंडीशन से ज्यादा ही होगा, राइट, ज्यादा ही होगा। मतलब कैपेसिटेंस आपका बढ़ रहा है, जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। ये बात क्लियर हो गई है। बैटरी कम हो गई थी, मैंने चार्जिंग लगाया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ज्यादा है कैपेसिटेंस, वो कम था, तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि कितने से बढ़ा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितने से बढ़ा है, राइट। तो कितने से बढ़ा है तो आप क्या निकालोगे कि इंक्रीमेंट इन द कैपेसिटेंस, सो दिस माइनस दिस, राइट। तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये मैं सिर्फ इसके लिए रफ करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो मैं यहीं पे लिखता हूं डायरेक्टली, ठीक है। इंक्रीमेंट इन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, राइट। सो उसके लिए आप क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल माइनस C इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियल। सो आपके पास फाइनल वाला है, डायरेक्टली डालो इसको यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो B इप्सिलॉन नॉट बाय डी अगर मैं निकाल लूं, क्योंकि यहाँ पे भी था, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, L माइनस एक्स माइनस डी एक्स
ब्रैकेट खोल दो उसको, ये हो जाएगा प्लस के एक्स प्लस के डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एल प्लस एक्स माइनस एक्स के। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसे काट दो। तो यहाँ पे आपका एक्स के गया, ये गया, ओके, एक्स गया, देन एल भी गया, राइट। सो आपका जो बचता है वो है बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अंडर ब्रैकेट बचेगा आपका के डी एक्स माइनस डी एक्स। ओके, तो फाइनली यू कैन टेक dx कॉमन, तो ये हो जाएगा बी एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाय d, और अंदर बचेगा k माइनस वन। ओके, तो ये जो आपका टर्म आ गया ये आया इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डीसी, राइट, डीसी लिख देते हैं इंक्रीज। सो डीसी हो गया, डीसी इज इक्वल टू बी इप्सिलॉन नॉट डी एक्स डिवाइड बाय डी, ओके, एंड दिस इज के माइनस वन। सो दिस इज द अमाउंट बाय विच योर कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड। ये क्या है, डीसी इज द अमाउंट बाय विच योर कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड। अब आगे क्या करते हैं, इतने से कैपेसिटेंस बढ़ा वो बात तो समझ में आ गई। अब हम थोड़ा एनर्जी के बारे में सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि इस पूरे सिस्टम में एनर्जी का सोर्स है कौन, राइट, हु इज गिविंग द एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड कौन कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में एकमात्र द ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी इज बैटरी। ये जो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है यही एकमात्र एनर्जी का सोर्स है इस पूरे सिस्टम में, है ना। जो भी एनर्जी लग रही है उसको दे कौन रहा है, बैटरी दे रहा है, राइट, क्योंकि और कोई इंसान यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं दूसरा मैकेनिज्म, सारी एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बैटरी इज पुटिंग एनर्जी, ओके, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बैटरी की एनर्जी के खर्च की वजह से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है। अब सब लोग ध्यान देना कि देखो हो क्या क्या रहा है सिस्टम में हाँ, बैटरी एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इस पे जो चार्ज था ये चार्ज था प्लस क्यू मान लीजिए, ठीक है, और इस प्लेट पे जो चार्ज था वो कितना था, माइनस क्यू था। ओके, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज था, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज था, और पोटेंशियल तो फिक्स है, मतलब प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना v ही है, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, यहां भी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट चेंजिंग। तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, वो बदल नहीं रहा है ना। हाँ, तो हम लोग अगर इक्वेशन लिखें c इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला, तो अगर v कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, है ना, कि इसका मतलब है कि अगर आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज को भी बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक अंदर घुस रहा है तो यहाँ इसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो इसमें चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा, q से काम नहीं चलेगा, राइट, जो कैपेसिटेंस वो इसका ज्यादा है ना। तो यहाँ पे बैटरी क्या करेगा, जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है उसको सप्लाई करवाने में मदद करेगा बैटरी। तो बैटरी यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज भेजेगा इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है, और इस नीचे वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस नीचे वाली प्लेट पे चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू प्लस डी क्यू। सो बैटरी ने एक्स्ट्रा डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज भिजवाया इस प्लेट पे जो कि रिक्वायर्ड था, राइट। सो बैटरी ने चार्ज कितना भिजवाया, डी क्यू। सो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड, है ना, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओके, dq amount of charge has been transferred with the help of battery, है ना, transferred by battery on the
प्लेट्स। तो बैटरी ने चार्ज को भेजा, मतलब बैटरी ने काम किया ना, बैटरी परफॉर्म्ड अ वर्क डन। सो वर्क डन बाय द बैटरी, क्योंकि वर्क डन बाय द बैटरी, तो बैटरी ने वर्क डन कितना किया? देखो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने यहां से dq अमाउंट ऑफ चार्ज निकाला नेगेटिव प्लेट से और उसको पॉजिटिव प्लेट पे भेज दिया। ठीक है, यहां से dq अमाउंट ऑफ चार्ज को निकाला और उसको कहां भेज दिया? पॉजिटिव प्लेट पे भेज दिया। ओके, तो बैटरी ने चार्ज कितना भेजा है? dq। बैटरी ने चार्ज कितना भेजा है? dq। कहां से निकाला? नेगेटिव से निकाला, पॉजिटिव पे भेजा। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इनटू v। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो मैंने वही लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज ट्रांसफर्ड। तो ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये तुम्हारा, ठीक है, इसको ऐसे कैसे रखते हैं फिलहाल। सो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने ये वर्क डन किया। अच्छा मुझे बताओ, अगर बैटरी वर्क डन करेगा तो बैटरी की खुद की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो बैटरी ने इतना काम किया मतलब इतनी एनर्जी बैटरी की लॉस हो गई, राइट? अगर बैटरी ने इतना वर्क डन किया है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी श्योरली बैटरी हैज लॉस्ट। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो डेफिनेटली दिस एनर्जी मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म। ओके, और वो अनदर फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक है शिफ्ट हो रहा है ना अंदर की तरफ, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक पे कोई वर्क डन कर रहा है। somebody is doing work, somebody is performing work on the dielectric. Okay, so work done on dielectric क्या होगा? अगर मैं इसको मिटाऊं, तो यहां पे अगर मैं लिखूं वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक, हाँ, डाइलेक्ट्रिक को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितने से हुआ था? dx से हुआ था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक, राइट? वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये क्या हो गया? वर्क डन बाय द बैटरी। अब एक चीज यहां पे नोट डाउन करने वाली है कि इसको अगर मैं मिटाऊं ये पार्ट, कि जब आपका कैपेसिटेंस बढ़ने के कारण, कैपेसिटेंस बढ़ने के कारण आपके कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। आपके कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे यहां पे अगर आप देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी स्टोर्ड थी जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां भी एक एनर्जी स्टोर्ड थी, उसको भी आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइनल वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, यूआई यूएफ। श्योरली मुझे पता है कि यूएफ जो होगा वो यूआई से बड़ा होगा, क्योंकि यू का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, राइट? तो वी तो दोनों में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कांस्टेंट है, हाँ, बट उसका सी बड़ा है, इसलिए इसका जो एनर्जी होगा यूएफ वो यूआई से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो मैं अगर पता करूं कि कितनी ज्यादा एनर्जी है ना, अगर मैं सिंपली डी निकालूं, चलो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, कि अगर मैं मुझे डी जानना है कि कितनी एनर्जी बढ़ी, स्टोर्ड एनर्जी कितने से बढ़ी, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी कितनी थी? यूआई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मूव करने की वजह से एनर्जी कितनी हो गई? यूएफ। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट इन द एनर्जी स्टोर्ड। ओके, सो वो क्या आ गया? डी यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई हो जाएगा, राइट? और इसको तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, जिसको लिखेंगे डीसी इंटू वी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डीसी एज इट इज, तो हो जाएगा बी इप्सिलॉन नॉट डी एक्स होल डिवाइड बाई डी, और ये हो जाएगा के माइनस वन, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट बाय विच योर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। ओके, सो दिस इज द, है ना,
So this du is half, okay, it is b epsilon naught dx k minus 1 upon d, and this is v square. This is the amount by which your stored electric potential energy has increased, है ना? तो यहां लिख देता हूं, this is the amount by which stored electric potential energy has increased. ठीक है, तो देखो दो चीज हुई है, आपकी बैटरी ने कितनी एनर्जी लूज की थी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स कौन है, एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन है, बैटरी है, राइट? एक मिनट देख लूं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ एनर्जी का सोर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी, एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ बैटरी है। तो बैटरी ने ये जो वर्क डन किया ना, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी, एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी, है ना? जब बैटरी वर्क करेगा मतलब बैटरी ने उतनी एनर्जी क्या कर दी, लूज कर दी। तो बैटरी ने जो एनर्जी लूज की वो दो फॉर्म्स में रीअपियर हुई है। पहला फॉर्म है वर्क डन हुआ और दूसरा फॉर्म है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ओके, तो पहले ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। इस डायग्राम को मैं रफ करता हूं यहाँ पे। सो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, right, है ना? जो एनर्जी लॉस हुई है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी, तो मैं लिख दूंगा एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी। जो एनर्जी बैटरी ने लूज की, इट हैज अपीयर्ड इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज वर्क डन ऑन द डाइलेक्ट्रिक, वर्क डन ऑन द डाइलेक्ट्रिक in order to move it inside, in order to move it inside, और उसका दूसरा कुछ हिस्सा और कहां यूटिलाइज हुआ है, in order to increase its stored electric potential energy। ओके, तो अब हम लोग वैल्यूज डाल देंगे। तो एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी कितना था, V dq, राइट? ओके, वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव इट इनसाइड क्या था, F dx, ओके, प्लस इंक्रीज इन द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये है, सो इट इज 1/2 B epsilon naught dx k minus 1 and it is V square होल डिवाइडेड बाय डी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब यहां पे ये ऐसा हमने लिख दिया। अभी जो V dq है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? आपको देखो सभी को पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, राइट, है ना? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV हो गया, राइट? Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV। बट यहाँ पे V तो चेंज हो नहीं रहा है, V कांस्टेंट था दोनों डायग्राम में, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स का है वो चेंज हो नहीं रहा था। तो अगर आप इसको dq लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, C इंटू dV हो जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, dV। ओके सॉरी, dV नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। V तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, V इंटू डी सी हो जाएगा, राइट ना, V इंटू डी सी। तो ये आप
यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। तो जब आप डालोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ v dq की जगह क्या डाल दो, dq की जगह डाल दो v dc इज इक्वल टू f dx प्लस 1/2 b इप्सिलॉन नॉट dx k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय d, राइट। अब ये हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर dc, तो यहाँ पे मैं v स्क्वायर लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है, v इंटू वी, तो ये हो गया v स्क्वायर dc। अब यहाँ पे dc की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एक बार, तो dc की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये dc की वैल्यू क्या है, dc की वैल्यू v स्क्वायर, dc की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या था, b इप्सिलॉन नॉट dx k माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय d, ये था dc का वैल्यू, और ये इक्वल टू हो जाएगा f dx प्लस 1/2 b इप्सिलॉन नॉट dx k माइनस 1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। ओके, अब जो जो कैंसिल बताओ, ठीक है। तो ये डीसी की वैल्यू से, देखो ये डीसी है ना, ये जो है एक्चुअली ये डीसी ही है ना, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ वी स्क्वायर गया तो ये सी है ना, बी इप्सिलॉन नॉट dx k माइनस 1 डिवाइडेड बाय d। ओके, तो ये dx 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 कैंसिल, राइट, है ना। तो f को जब आप रीअरेंज करोगे तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा आपका v स्क्वायर b इप्सिलॉन नॉट, v स्क्वायर b इप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 होल डिवाइड बाय d, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 b इप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 v स्क्वायर डिवाइड बाय d, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे सॉल्व, और हमारा फाइनल इक्वेशन जो है ये आ गया। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है यहाँ पे वो, हाँ, f इज इक्वल टू जो जो कॉमन निकाल सकते हो आप कॉमन निकाल लो। देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, b कॉमन आ गया, इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, v स्क्वायर भी कॉमन आ गया, b इप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर, d भी कॉमन आ गया, राइट, k माइनस 1 भी कॉमन आ गया। ओके, तो ब्रैकेट में बचा क्या, b इप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइड बाय d, तो बचा 1 माइनस 1/2 बचा। अब 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा b इप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d, ये 1/2 हो जाएगा, राइट। सो ये जो इक्वेशन है, राइट, ये इक्वेशन जो है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द कैपेसिटर प्लेट्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। यही वो इक्वेशन है जिसकी हमें तलाश थी और हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। तो ये इतना फोर्स आपका कैपेसिटर के प्लेट्स आपके डाइलेक्ट्रिक पे लगाएंगे, तो आप देख सकते हो कि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो बी क्या है, ये विड्थ है डाइलेक्ट्रिक की। वी क्या था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस था जो बैटरी प्रोवाइड कर रही थी। के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो अगर जहां से दिख रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। डी क्या है, देखो गैपिंग है प्लेट्स के बीच का, अगर प्लेट्स के बीच का गैप कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। यहां से दिख रहा है ना आपको कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अगर आपके प्लेट्स बहुत नजदीक हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, राइट। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k माइनस 1 है, तो अगर k बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, राइट। ओके, तो ये था इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे बहुत काम में आता है, राइट। तो ये था about the force which is exerted by the capacitor plates on the dielectric. Thank you all.